हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बच्चों बताओ। लास्ट टर्म पे हमने क्या डिस्कशन किया था। sp3d2 कर लिया था। sp3d2 कर लिया था। अब फाइनली लास्ट हाइब्रिडाइजेशन बचा हुआ है हमारा। लास्ट हाइब्रिडाइजेशन बचा हुआ है, हेडिंग डालिए बच्चों sp3d3। हाँ जी बच्चों, हेडिंग डालो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए। तो बच्चों sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्या आप समझ डी3? हेडिंग डाल दो बच्चों। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अपन इसको डिस्कस करें बच्चों। तो सबसे पहले देखो बेटा सुनो, sp3d3 में देखो क्या होगा। 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 2d ऑर्बिटल। ठीक, टोटल कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों बताओ। सॉरी, टोटल कितने कर रहे हैं, टोटल कितने कर रहे हैं? 7। 7 sp3d3 ऑर्बिटल मिल जाएंगे बच्चों। अब देखो बच्चों, इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ, इसकी जो शेप है वो क्या होती है बताइए। इसकी होती है बच्चों देखो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पीबीपी, है ना। क्या होती है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है बच्चों। इसकी जो होती है वो क्या होती है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। हाँ भैया।
हाँ भैया देखो सुनो, ये जो sp3d3 है इसको क्या बोलते हैं, ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, ठीक है ना। ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल का अपन समझते हैं ढंग से, ठीक है ना। ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल क्या है इसको समझाता हूं मैं आप लोगों को। देखिए इसमें क्या होगा, ध्यान दो बच्चों। पेंटागोन में अपन कैसे बना सकते हैं, आपको देखो पहले अपन ने ट्राइंगल बनाया, अब अपन पेंटागोन बना रहे हैं। एक मिनट में थोड़ा टाइम से बनाता हूँ, एक मिनट। ये मैं इस तरह से बना रहा हूँ। ये मैंने पेंटागोन बनाया, ये मैंने पेंटागोन बनाया बच्चों, ठीक है। अगर ये मैं पेंटागोन बना रहा हूं, है ना, तो आप ऐसा मान लीजिए कि ये जो पेंटागोन है वो आपका एक्स वाई प्लेन में है। ये जो पेंटागोन है वो एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है ना। ये जो पेंटागोन है वो एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग बताओ बच्चों, एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑर्बिटल काम आ सकते हैं। देखो इसमें पी एक्स काम आ जाएगा, पहले एस, पी एक्स, पी वाई, ये काम आएंगे। अब देखो बच्चों कौन से काम आएंगे, एक काम आ जाएगा डी एक्स, एक काम आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये काम आ जाएंगे क्या बच्चों बताओ, ये काम आ जाएंगे क्या, आ जाएंगे बच्चों। अब देखो बेटा क्या होगा कि इसके ऊपर और इसके नीचे अपन ने ऐसे बॉन्ड बनाया, ठीक है ना। इसके ऊपर और नीचे, तो याद करो मैंने आपसे क्या बोला था, जब भी ऊपर और नीचे बॉन्ड बनाना हो तो अपन क्या यूज लेते हैं, पी जेड एंड डी जेड स्क्वायर। क्या काम में लेते हैं, पी जेड एंड डी जेड स्क्वायर, ये लेते हैं क्या बच्चों। ये समझ में आ गया बेटा, ये समझ में आ गया क्या। अब देखो बच्चों सुनो, इसमें अपन क्या कह रहे हैं, मान लो ये कुछ इस तरह से, ये हमारा पेंटागोन है बच्चों। ये टोटल 5 बॉन्ड बना दिए मैंने। अब इस 5 बॉन्ड में अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं, अगर मैं इस 5 बॉन्ड में मैं थोड़ा सा ध्यान अगर दूं, तो आप मुझे बताओ बच्चों ये एंगल कितने का होगा। 360 को अगर अपन डिवाइड कर दे 5 में तो 72 का होगा। तो बच्चों बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ 72 डिग्री 5 होंगे, नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ 72 डिग्री 5 होंगे बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, एक बॉन्ड इसके ऊपर, है ना, एक बॉन्ड इसके ऊपर और एक बॉन्ड इसके नीचे। अगर मैं ऐसे लूं, एक बॉन्ड इसके ऊपर ऐसे और एक बॉन्ड इसके नीचे ऐसे लें, तो बताओ बच्चों ये दोनों एंगल आपस में किसके हुए, ये दोनों रेड वाले एंगल कितने पे हुए, 180 पे। तो मैं आपसे अगर पूछूं नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ 180 डिग्री, वो 1 हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ 180 डिग्री वो 1 हुआ, वाक नहीं हुआ बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, तो आप मुझे बताओ बच्चों पेंटागोन के ठीक ऊपर आपने ऐसे रखा, है ना, पेंटागोन के ठीक ऊपर रखा, तो ये जो ऊपर रखा वो पांचों के साथ 90 और नीचे वाला भी 90, तो कितने हो गए, 10 हो गई क्या। पहले ये एंगल समझ में आ गई, पहले ये एंगल समझ में आ गए बच्चों, एंगल समझ में आ गए क्या?
पक्का समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब देखो बच्चों ये एंगल आपको समझ में आ गई। गुड। तो आप मुझे ये बताओ बच्चों इसमें ओवरऑल एंगल कितने हुए? ओवरऑल एंगल कितने हो गए? 16 हो गए। ओवरऑल एंगल 16 हो गए। 3 एंगल है कि नहीं है बच्चों? ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे बताओ बच्चों 90 डिग्री के मैक्सिमम एंगल किसमें होते हैं? 90 डिग्री के मैक्सिमम एंगल किसमें थे? तो बच्चों वो sp3d2 में थे, याद है क्या? sp3d2 में 90 डिग्री के कितने एंगल थे याद करो? टोटल 12 एंगल थे, यहाँ 10 ही है। और टोटल नंबर ऑफ एंगल्स अगर पूछे कि टोटल नंबर ऑफ एंगल्स किसमें ज्यादा है, तो वो किसमें ज्यादा है? तो वो किसमें ज्यादा है? तो वो sp3d3 में ज्यादा है। तो वो sp3d3 में ज्यादा है बच्चों, है कि नहीं है? ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? पक्का? ठीक है भैया। अब देखो एक बात सुनो, अब अगर अपन एक बात बोले आप लोगों से, क्या क्या बात बोल सकते हैं अपन? इसको बात को ध्यान से सुनिएगा। मुझे बताओ बच्चों, देखो ये जो दोनों एडजेसेंट एंगल है वो तो 70 है, है बच्चों। और इसका इसके साथ जो एंगल होगा वो कितने का होगा बच्चों बताओ? ये जो एंगल है मान लो इसके साथ ले लो आप, तो ये 90 का होगा क्या? 90 का होगा बच्चों? अरे नहीं, ऊपर वाले का इस वाले के साथ ऐसे। ये तो देखो बच्चों मैं कौन सा एंगल समझा रहा हूं, सुनो। ये तो पेंटागोन में ये जो दो है, ये तो हो गया 72 का, और इसका इसके साथ 90 का वाग नहीं हुआ। ये समझ में आ गया क्या? अब मुझे एक बात दो बच्चों, क्या यहाँ पर एडजेसेंट एंगल में डिफरेंस है? क्या यहाँ पर एडजेसेंट एंगल में डिफरेंस है? तो क्या अपन यहाँ पर एक्सियल और इक्विटोरियल डिफाइन कर सकते हैं? क्या यहाँ पर अपन एक्सियल एंड इक्विटोरियल डिफाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? इस बार देखो बच्चों आप लोगों को पता है, आप लोग अपन ऐसा कहते हैं क्या? देखो बच्चों सुनो, अपन ऐसा बोलते हैं क्या कि देखो जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है, जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होते हैं। जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होते हैं। और अपन क्या कह सकते हैं कि जितने ज्यादा एस कैरेक्टर होते हैं उतनी कम क्या हो जाती है? बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाती है। हो जाती है क्या? कम हो जाती है। तो आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं यहां से बोलूं देखो इस बार ये वाला जो एंगल है वो 90 है, तो इस बार अगर मैं आपसे बोलूं देखो जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है ना? कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी इस बार? इस बार कौन सी होगी? देखो जिसका एंगल ज्यादा है वो तो छोटा हो जाएगा ना, इस बार इक्वेटोरियल बड़ा होगा। ये समझ में आएगा? ये समझ में आया? इक्वेटोरियल। और उससे पहले टीबीपी में क्या था बोलो? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या था? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या था? एक्सियल की जो लेंथ थी वो कंपैरेटिवली ज्यादा थी। एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी ना बच्चों? एक्सियल बॉन्ड्स आर मोर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? तो बच्चों बताओ ऐसे कौन से दो हाइब्रिडाइजेशन है, ऐसे कौन से दो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें आपकी दो टाइप की बॉन्ड लेंथ मिल गई बोलो? ऐसे कौन से? देखो sp3d एंड sp3d3 मिल गई कि नहीं मिल गई? sp3d एंड sp3d3 में मिल गई क्या? तो बच्चों लिखो, लिखिए, लिखो बच्चों, नोट लगा के लिखो, लिखो sp3d, नोट लगा के लिखो sp3d एंड sp3d3 and sp3d3 hybridization have
have two type of bond length, have two type of bond length, ठीक है क्या? have two type of bond length. तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि भैया टू टाइप की बॉन्ड लेंथ किसमें होती है, तो आपको हाइड्रेशन चेक कर लेना चाहिए कि क्या उसमें sp3d या sp3d3 है क्या, आप चेक कर लो, पता लग जाएगा. यहां तक बच्चों बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई क्या, बोलो बच्चों? ठीक है, चलिए बच्चों, अब आप एक काम कीजिए, हेडिंग डाल, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, लिखो बच्चों. In which species there is two type of bond length? In which species there is two type of bond length? In which species there is two type of bond length? अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं बच्चों, ये नोट कर लिया क्या? पहले ये बताओ, ये नोट कर लिया क्या? तो देखो बेटा, देता हूं मैं आप लोगों को, मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूं. देखो, BF4 -1, SiF4, SF4 है ना, फिर PCl5, SF6, फिर IF7. बताइए बच्चों, तो आप लोगों को पता है, देखो बेटा सुनो, यहाँ एमिनेशन आएगा sp3, इसका भी sp3, इसका आएगा sp3d, इसका आएगा sp3d, इसका आएगा sp3d2 और इसका आएगा sp3d3 आएगा. तो बोलो बच्चों, देखो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया क्या? बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि टू टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ, टू टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ जब भी आपसे पूछे ना बच्चों, आपको चेक कर लेना है कि उसमें कहां पर आपका sp3d एंड sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये चेक कर लेना आप लोग. हाँ जी भैया, चलो अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं, बताओ मेरे पास है IF7, मेरे पास क्या बच्चों, IF7 है. तो IF7 में देखो बच्चों क्या होगा, आयोडीन के वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो गई 7 सिग्मा बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा PBP, पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा बच्चों. अब आओ देखो बेटा, मैं नेक्स्ट लेता हूं XCF5 माइनस, इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं बच्चों, XCF5 माइनस की समझे आप, इसकी स्ट्रक्चर को, XCF5 माइनस की स्ट्रक्चर को. जिनोन के वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव कारण एक और ऐड कर दिया,
यहां से मैंने ये लगा दिया। देखो बच्चों क्या होगा, 5 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, 5 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर हो गया। अब बच्चों हमें ये तो दिख गया, कैलकुलेशन आ गया sp3d3। अब बच्चों बताओ, हमें ये 2 लोन पेयर रखने हैं, 2 लोन पेयर हमें कहाँ रखने हैं बता सकते हैं आप? 2 लोन पेयर हम कहाँ रखेंगे? मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखो, तो मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब 180 पर रखो आप, है ना? बोलो बच्चों। तो हमें इनको वैसे एक्सियल में रखना चाहिए ना, क्योंकि एक्सियल में याद करो, एक्सियल में याद करो, आप लोगों को पता होगा एस कैरेक्टर ज्यादा आए थे, एक्सियल में एस कैरेक्टर ज्यादा आए थे ना। अभी थोड़ी देर पहले देखा था एंगल ज्यादा था बच्चों। तो यहां से देखो बेटा, अगर मैं इस तरह की बनाऊं, ये क्या मिल गया बताओ? इसको अपन बोल सकते हैं पेंटागोनल प्लेनर। क्या बोल सकते हैं बच्चों? पेंटागोनल प्लेनर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्या? हो गया बच्चों, पेंटागोनल प्लेनर। ऊपर और नीचे देखो लोन पेयर आ गई, ऊपर और नीचे देखो लोन पेयर आ गई, ठीक है। चलिए, तो आगे चले बच्चों। देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट अपन लेते हैं XCF6, या मैं लेता हूं बच्चों IF6-1। XCF6 या IF6-1 ये लेते हैं बच्चों को। तो इसमें देखो बेटा क्या होगा, ये जिनोन है मेरे पास, एक नेगेटिव जिनोन है, तो 6 फ्लोरीन को ऐड कर दो। क्या हो जाएगा? 6 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, है ना? 6 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, एवरेज सेट क्या आ जाएगा? sp3d3 आ जाएगा क्या? 6 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर क्या आ जाएगा? sp3d3 आ जाएगा। अब देखो बच्चों सुनो, इसमें एक लोन पेयर है, इसको समझना, इसकी स्ट्रक्चर काफी ट्रिकी है। इसकी स्ट्रक्चर अपन कैसे बनाएंगे, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है वो अपन समझते हैं। देखो बेटा सुनो, हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए? देखो एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर है तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या? देखिए, एक लोन पेयर है तो हम इसमें कुछ ऐसा बनाएंगे। देखो यहाँ एक एफ रख दिया, और ये एक लोन पेयर मैंने यहाँ रख दिया है। तो होनी क्या चाहिए? पेंटागोनल पिरामिडल, ऐसी होनी चाहिए एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर। बोलो बच्चों, एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर ये होनी चाहिए। अब जरा गौर फरमाइएगा, जरा गौर फरमाइए कि बच्चों बताओ, इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना है? इन दोनों के बीच का एंगल 72 है? इन दोनों के बीच का एंगल 72 है। आप जरा थोड़ा सा ध्यान लगाओ, XCF6, XCF6 जो है, क्या नंबर ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग क्या SF6 जैसा दिख रहा है क्या?
XeF6 नंबर ऑफ एटम के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि ये SF6 जैसा दिख रहा है। देखो सल्फर की जगह जिनोन, क्लोरीन की जगह दिख रहा है बच्चों। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा, हम क्या कह सकते हैं, ध्यान दो। मैं अगर इसकी स्ट्रक्चर को ऐसा बना दूं, मैं अगर इसकी स्ट्रक्चर को ऐसा बना दूं यहां से, ठीक है ना, ये मैंने इस तरह से बना दिया, बना दिया बच्चों। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एक लोन पेयर दिखाना है, वो लोन पेयर यहाँ रख दूंगा, है ना। आप चाहो तो इस तरह से दिखा दो लोन पेयर, ऐसे ऐसे ही लोन पेयर दिखा दो जिन्होंने। इस ऐसा स्ट्रक्चर बनाने से फायदा क्या हुआ, ऐसा स्ट्रक्चर बनाने से फायदा क्या हुआ, देखो जो एंगल पहले 72 था, अब वो एंगल 90 का हो गया क्या। जो एंगल पहले 72 का आ रहा था वो 90 का हो गया क्या। और 90 होने से देखो बच्चों यहाँ कंपैरेटिवली रिपल्शन कम हो जाएगा ना। 90 का होने से बॉन्ड पेयर रिपल्शन देखो क्या होगा, यहाँ आप कह सकते हो मोर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, मोर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और इधर क्या होगा, लेस बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब बताओ बच्चों, ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, होगी बच्चों, ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, होगी क्या। तो एक चीज बताओ बच्चों मुझे, अब इसको ध्यान देना, ये है तो ऑक्टाहेड्रल, है तो ऑक्टाहेड्रल, लेकिन आप अगर ध्यान दो तो जो लोन पेयर की है ना, वो मैंने कैप लगा रखी है इसके ऊपर, क्या लगा रखी है, लोन पेयर ऑक्टाहेड्रल के ऊपर लगा रखा है ना, कैप की तरह लगा रखा है, टोपी की तरह, कैप की तरह लगा रखा है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, बोलो बच्चों, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल बोल सकता हूँ। इसको क्या बोल सकते हैं, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हैं क्या, बोलो बच्चों, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। इसी का एक नाम और होता है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर कुछ ना कुछ तो डिस्टोर्ट करेगा ना, लोन पेयर कुछ ना कुछ तो डिस्टोर्ट करेगा ना स्ट्रक्चर को, करेगा कि नहीं करेगा, बोलो बच्चों। अरे लोन पेयर कुछ ना कुछ तो डिस्टोर्ट करेगा ना, बोलो। तो क्लियर है बच्चों, तो बच्चों क्लियर है क्या, ठीक है, आ गया सबको समझ में। हाँ यही आएगा, सिमिलर ही आएगा इसका भी, तभी तो साथ में लिखा है। ये स्ट्रक्चर इसमें क्यों कन्वर्ट होगी, समझ में आ गया। जो आपकी एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर थी वो रियल स्ट्रक्चर ये होती है इसकी, रियल स्ट्रक्चर ये होती है। तो क्लियर बच्चों, तो बच्चों मैंने आप लोगों को सारे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिए, मैंने आप लोगों को सारे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिए, इसमें किसी में कोई डाउट, किसी में कोई डाउट। तो आगे चलें। अब देखो, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन ढंग से समझ में आए ना, तो आगे वाले सारे टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको ढंग से समझ में आए, शेप ऑफ, मैंने काफी टाइम लगाया है इसमें, ऐसा कहीं नहीं किया कि मैंने इसमें फटाफट करवा दिया आप लोगों को, मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम देके आपको मैं करवा दूं। अब देखो बच्चों सुनो, बात को आगे बढ़ाएं, आगे करें बच्चों, चलो।
अब देखो बेटा, एक काम करो, आप हेडिंग डालो पोजीशन ऑफ लोन पेयर ऑब्लिक मल्टीपल बॉन्ड, पोजीशन ऑब्लिक लोन पेयर ऑब्लिक मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। पोजीशन ऑब्लिक लोन पेयर ऑब्लिक मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो बच्चों सुनो, अगर आपके पास sp sp2 sp3, sp2 sp3 में तो आप कहीं भी रखो, कहीं भी रख सकते हैं ना, कहीं भी रख सकते हैं ना, sp2 sp3 में कहीं भी रख सकते हैं ना, बोलो बच्चों, कहीं पर भी रख सकते हैं क्योंकि एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल था, ठीक है। अब आगे लिखो, देखो बच्चों, यहां अपन कहा करते थे, sp3d में कहा रखते थे, हम रखते थे बच्चों कॉर्नर्स ऑफ ट्राइंगल, या जिसको अपन क्या नाम देते थे, इक्विटोरियल पोजीशन, कॉर्नर्स ऑफ ट्राइंगल या इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक है। sp3d2 sp3d3 है ना, ये कहाँ रखते हैं बच्चों, अपन ये रखेंगे, बोलो बच्चों का, अबव एंड बिलो ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ गिवन स्ट्रक्चर, ठीक है। और वो कौन सा एंगल होता है, एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। जो ऊपर और नीचे अपोजिट रखेंगे बच्चों तो क्या होगा, समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, आप लोगों को ये बात पता है क्या कि टीबीपी में तो क्या था, एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्विटोरियल से ज्यादा थी, और पीबीपी में क्या था, जस्ट इसका उल्टा है क्या, जस्ट इसका उल्टा है, ये समझ में आया, ये बात आप लोगों को समझ में आई, बोलो बच्चों, इतना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है क्या, इतना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है क्या, ठीक है। चलो बच्चों, अब देखो बेटा क्या होता है, एक चीज और देखते हैं, हटा दूं बच्चों इसको, हटा दूं बेटा जी, चलिए, तो अब बच्चों अपन आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। देखो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन जितना अच्छे से तैयार करोगे, आपको आगे 12th में भी इसका बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। आप 12th के चैप्टर्स उठा के देखो, मैंने आप लोगों को कई बार बीच में बताया, देखो ये 12th का, ये मैंने आपको कल भी शायद बताया था, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो ये बहुत फंडामेंटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सी 12th की चीजें अभी कवर अप हो रही है, अगर आप समझदार हो तो एकदम अच्छे से इसको कीजिए आप। हाँ जी भैया। अब देखो बच्चों, एक इसका क्या मीनिंग होता है वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ।
ऐसा कहीं लिखा हो ABX EY ऐसा लिखा हो, इसका क्या मीनिंग है समझ लीजिए बच्चों। देखो ए क्या है, सेंट्रल एटम है। बी क्या है, लेटरल एटम है। एक्स क्या है, नंबर ऑफ लेटरल एटम्स है। ई क्या है, लोन पेयर है। और वाई क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, सेंट्रल एटम, लेटरल एटम, नंबर ऑफ लेटरल एटम्स, लोन पेयर। ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, ये मैं लिखता हूं H2O। तो H2O को मैं कैसे लिखूंगा ध्यान दीजिएगा, इसको अपन इस तरह से इंडिकेट करेंगे। कैसे इंडिकेट करेंगे बोलो बच्चों, Ab2E2, Ab2E2। ए तो क्या हो गया, ऑक्सीजन। बी हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने नंबर में, 2। और लोन पेयर कितने हैं, 2 हो गए क्या, लोन पेयर 2 हो गए क्या, बोलो बच्चों। जैसे मान लो मेरे पास ये अमोनिया बच्चों, अब अमोनिया में आप अगर देखो तो क्या होगा, Ab3 और E क्या होगा, 1 ही हुआ, Ab3E 1 ही हुआ। अच्छा मेरे पास मान लो ये मीथेन है, मेरे पास ये मीथेन है, तो क्या होगा, Ab4E0 होगा। मीथेन में कोई लोन पेयर थोड़ी ना होता है, मीथेन में कोई लोन पेयर थोड़ी ना होता है बच्चों। अच्छा सपोज मेरे पास ये है बच्चों XeF2, तो XeF2 में देखो क्या है बच्चों, A B2 और E, ये क्या है, AB2E3 है कि नहीं है। है बच्चों, तो ये क्लियर है बेटा, ये क्लियर है सबको। आगे चले बच्चों, आगे चलिए बेटा, चलिए तो बात को अपन आगे बढ़ाते हैं बेटा। हेडिंग डालो, लिखिए बच्चों, सम कंपाउंड्स, एक लाइन लिखो, सम कंपाउंड्स रिप्रेजेंट, सम कंपाउंड्स रिप्रेजेंट different hybridization state, different hybridization state, different hybridization state in different physical phase, in different physical phase, in different physical phase. Some compounds represent different hybridization state in different physical phase. अब ये क्या लाइन है, आपको मैं इसको थोड़ा समझाता हूं, देखो थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। ध्यान देना, देखो बच्चों मैंने क्या लिया, इधर लिया कंपाउंड, इधर लिया मैंने हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इन गैसियस स्टेट। ठीक है, फिर यहां मैं लिखूंगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ केटाइन, और इधर मैं लिखूंगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एनाइन। हाइब्रिड स्टेट ऑफ केटाइन, ठीक है ना,
और ये जो है वो कौन सी फेज में, ये जो है वो सॉलिड फेज में, ध्यान रखना ये दोनों ही कौन सी फेज में, सॉलिड फेज में। अब इसको अपन समझते हैं बच्चों क्या कहना क्या चाह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों सबसे पहला कंपाउंड लेता हूं मैं PCl5। PCl5, तो PCl5 का अगर आप गैसियस फेज में देखो ना बच्चों, तो गैसियस फेज में इसका एवरेज आपने पढ़ी थी, क्या आती है, sp3d आती है। PCl5 के वैलेंस सेल में, फास्फोरस के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 क्लोरीन ऐड कर दीजिए, तो 5 सिग्मा बॉन्ड का sp3d आ जाएगा क्या, 5 सिग्मा बॉन्ड का sp3d आ जाएगा क्या। अब देखो बच्चों सुनो, सॉलिड स्टेट में बच्चों ये आयन मिलते हैं, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। जब आप इसकी सॉलिड स्टेट में जाते हो तो ये आयंस मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि आयंस के बीच में अट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा तो नो डाउट स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सॉलिड स्टेट में ये आयन मिल रहे हैं। अब इस आयन के अकॉर्डिंग देखो बच्चों, इस आयन का तो आता है sp3 और इस आयन का आता है sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है आयंस का, मैंने निकालना सिखाया था आप लोगों को, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है आयंस का, ठीक है, ओके। चलो बच्चों आगे देखो बेटा, सुनो आगे देखिए, N2O5, बात करें अपन N2O5 की, तो N2O5 की स्ट्रक्चर देखो बच्चों क्या होती है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ नाइट्रोजन की जो हाइब्रिड स्टेट है वो है sp2, ये क्या है, sp2 है बच्चों। अब इसमें ये आयन मिलते हैं, देखो बेटा NO2 प्लस और क्या मिलता है NO3 माइनस, NO2 प्लस एंड NO3 माइनस, बोलो बच्चों NO2 प्लस एंड NO3 माइनस। तो NO2 प्लस का क्या होगा sp और इसका होगा बच्चों sp2। रिलेशन तो निकाल सकते हो, ये तो निकालना सिखाया मैंने आप लोगों को। फिर देखो बच्चों, नेक्स्ट मैंने लिया N2O4, N2O4 ये बच्चों, ठीक है, तो N2O4 में इसका sp आ रहा है। अब इसमें ये आयन होते हैं NO प्लस एंड NO3 माइनस। अब बच्चों एक बात ध्यान से सुन लो, जब एक ही बॉन्ड होता है तो जनरली अपन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट डिफाइन नहीं करते हैं, क्योंकि हाइब्रिडेशन अपन कब डिफाइन करते हैं पता है क्या, अपन कब डिफाइन करते हैं, अपन कब डिफाइन करते हैं हाइब्रिड स्टेट, जब एक से ज्यादा बॉन्ड हो। एक बॉन्ड में तो अपने को कंपैरिजन भी नहीं करना ना किसी से, अरे एक बॉन्ड में तो किसी से कंपैरिजन भी तो नहीं करना है, तो इसमें तो कुछ नहीं आएगा, इसमें क्या आ जाएगा sp2 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो बच्चों XCF6, XCF6 का क्या आया था sp3d3 आया था क्या, XCF6 का क्या आया था sp3d3 आया था क्या, आया था। अब देखो इसमें कौन कौन सा आयन मिलते हैं, एक तो ये मिलता है बच्चों XCF6 प्लस, एक मिलता है F माइनस। F माइनस का तो कुछ नहीं बता सकते आप, F माइनस का तो आप कुछ नहीं बता सकते। अब बताओ बच्चों XCF6 प्लस का क्या मिल जाएगा, फिर XCF6 सॉरी XCF5 प्लस का क्या मिल जाएगा बताओ, क्या मिल जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो बच्चों, एक मिनट मैंने XCF6 कर दिया, एक मिनट इसको सही करना, सॉरी XCF5 करना है इसको, इसका आ जाएगा sp3d2, आ जाएगा क्या sp3d2।
आ जाएगा। फिर देखो बच्चों नेक्स्ट, एक होता है Cl2O6, Cl2O6, Cl2O6 की अगर अपन बात करें तो Cl2O6 की स्ट्रक्चर ये देखो बच्चों, टोटल 6 क्लोरीन है, मैंने दोनों क्लोरीन में इक्वली डिवाइड कर दिया, दोनों क्लोरीन को इक्वली डिवाइड कर दिया, तो एक क्लोरीन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे थे, अगली स्टेट क्या आ गई, sp3 आ गई। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, ClO2 प्लस ClO4 माइनस, तो ClO2 प्लस का क्या आएगा बोलो बच्चों, ClO2 प्लस का आएगा sp2 और इसका आएगा sp3। sp2 बेटा हाइब्रिडेशन निकालना सिखा रखा है मैंने आप लोगों को। एंड लास्ट PbRF5, इसका आता है sp3d, ये मिलता है हमें Br4 प्लस एंड Br माइनस, ये क्या होगा sp3। अब देखो बच्चों सुनो, एक मिनट बेटा ऐसा सही करता हूं, हाँ हाँ सही कर दिया। अब देखो बच्चों इसमें काम के है ना, एक तो ये ध्यान रख लेना, एक ये ध्यान रख लेना और एक आप ये ध्यान रख लेना। अगर और भी एग्जांपल आपको चाहिए तो नोट्स जो मैंने आपको सेंड कर रखे हैं उसमें और एग्जांपल्स भी हैं, जो मैंने आपको नोट्स सेंड कर रखे हैं उसमें और एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, तो अगर आपको इसके अलावा और भी चाहिए तो आप वहां पर चेक कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। हो गया बेटा, देखो जो मैंने टिक किए हैं वो तो जरूर याद कर लेना बेटा, इनकी सॉलिड स्टेट में कौन सा आइन है आप याद रखोगे, आपको बेनिफिट होगा कंफर्म। और भी एग्जांपल चाहिए तो नोट्स में देखना, आपको काफी सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, उसमें काफी सारे ऐड कर रखे हैं मैंने एग्जांपल्स। आगे चलें बच्चों, आगे चलें, नोट कर लिया हो तो। खुशी वर्मा कर लिया, खुशी वर्मा कर लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, आप हेडिंग डालो बच्चों, हेडिंग डालो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पी पाई एंड पी पाई बॉन्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पी पाई एंड पी पाई बॉन्ड, ये समझ रहे हो क्या, ऐसा पाई बॉन्ड जो दोनों पी ऑर्बिटल से बना हुआ हो, दोनों एटम के पी ऑर्बिटल, और ऐसा पाई बॉन्ड जिसमें एक का पी ऑर्बिटल काम आया और एक का डी ऑर्बिटल काम आया, पाई का मतलब पाई बॉन्ड, ठीक है ना। और हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं क्या मेरी बात। अब इसको कैसे पता करेंगे बच्चों, ये समझ लीजिए आप अच्छे से, सुनिए मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा, देखो सुनो, मैं एग्जांपल लेता हूं, ये सबसे पहले बताओ यहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है बच्चों, बताओ जल्दी से, sp2 है क्या, sp2 है बच्चों, ये भी sp2, ये भी sp2 है
है बच्चों sp2, बोलो बेटा sp2 है क्या? अब देखो बच्चों सुनो एक बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको पता होगा बच्चों ये जो पाई बॉन्ड है, आपको पता है क्या पाई बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल बनाते हैं, हाइब्रिडाइज या अनहाइब्रिडाइज्ड? हाइब्रिडाइज्ड या अनहाइब्रिडाइज्ड? अनहाइब्रिडाइज्ड बनाते हैं, पता है ना, अनहाइब्रिडाइज्ड पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो मुझे बताओ बच्चों एक पी सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक पी सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं। यहां कितने यूज हो चुके दोनों के? यहाँ दोनों के कितने कितने यूज हो चुके? 2 यूज हो चुके, 2 यूज हो चुके। तो अभी 1 पी ऑर्बिटल दोनों पे पड़ा है क्या? दोनों पे अनहाइब्रिडाइज एक एक पी ऑर्बिटल पड़ा है, पड़ा है बच्चों। तो वो जो अनहाइब्रिडाइज्ड पड़ा है, वो जो अनहाइब्रिडाइज्ड पड़ा है वो क्या करेगा? वो यहां से क्या बना देगा बच्चों? पी पाई बॉन्ड बना देगा क्या? पी पाई बॉन्ड बना देगा क्या? बोलो बच्चों, बोलो। ठीक है, आओ बच्चों आओ। अब देखो बेटा अगर मैं ये बोलूं, ये बताइए यहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ क्या है? sp है ना, ये भी sp है, ये भी sp है बच्चों। तो दोनों कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp है बच्चों, ठीक है। तो आप बताओ बच्चों कितने ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है? कितने ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है? 2। और वो कौन से हैं? 2 p ऑर्बिटल है। तो बोलो बच्चों मैं यहाँ कह सकता हूँ मेरे पास 2 पी पाई बॉन्ड बन जाएंगे। 2 पी पाई बॉन्ड बन गए क्या? बोलो बच्चों 2 पी पाई बॉन्ड बन गए क्या? समझ में आया क्या? बोलो पक्का? चलिए अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं, देखिए मेरे पास ये बच्चों, बताओ बेटा सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। sp3 आ रही है क्या? sp3 आ रही है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि सल्फर के पास कोई भी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल नहीं है। ये बात समझ में आई? सल्फर के पास कोई भी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल नहीं है। तो अब बोलो जब p नहीं है तो p के बाद p है नहीं, तब बॉन्ड किससे बनाएगा फिर सल्फर? p नहीं है तो फिर बॉन्ड किससे बनाएगा? d से बनाएगा। तो सल्फर अपना d यूज लेगा, और ऑक्सीजन के पास तो p होता है, ऑक्सीजन के पास तो p होता है ना, ऑक्सीजन तो सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड में d तो होता ही नहीं है। अरे समझ पा रहे हो आप मेरी बात? तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ क्या है, यहाँ आपके 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड है, 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड है। बोलो बच्चों समझ में आया? पी पाई डी पाई क्यों बोला? ये पी तो ऑक्सीजन का है, डी क्यों बोला? समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या? सल्फर का sp3 है, सल्फर का sp3 है, तो इसका मतलब सल्फर के पास तो कोई पी ऑर्बिटल बचा ही नहीं, सल्फर के पास तो कोई पी ऑर्बिटल बचा ही नहीं। ये बात समझ में आई? आगे देखो बच्चों सुनो, ये है मेरे पास, ये है बच्चों मेरे पास। सबसे पहले बताओ बच्चों क्लोरीन की हाइब्रिडेशन स्टेट बताओ। क्लोरीन की हाइब्रिड स्टेट यहाँ पर sp3 आ रही है क्या? तो sp3 आती है तो कंफर्म हो गया, पी पाई तब नहीं हो सकता ना। sp3 आती है तो कंफर्म हो गया ना, पी पाई तो नहीं हो सकता ना। sp3 आने का मतलब पी पाई तो मतलब ही नहीं है। अब क्या होगा? अब इसका होगा आपके 3 पी पाई डी पाई बॉन्ड होगा क्या? होगा, बोलो बच्चों, समझ पा रहे हो आप मेरी बात? फिर देखो बेटा सुनो, सपोज मेरे पास ये है SO3, ठीक है। अब बताओ बच्चों इस SO3 में स्टेट बताओ,
SO3 में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। sp2 है ना, इसको समझना, ये एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। SO3 में समझना क्या है। तो आप बताओ बच्चों, इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल पड़ा है क्या? एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल पड़ा है क्या? तो देखो बच्चों, इसमें एक तो p पाई पक्का आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। तो देखो, दो p वहां काम आ गए, एक p यहां काम आ गए, p सारे काम आ गए। अब p के बाद नेक्स्ट क्या काम मिलेगा बताओ? p के बाद नेक्स्ट क्या काम मिलेगा? d। तो बोलो बच्चों, यहाँ क्या हो जाएंगे? दो आपके हो जाएंगे p पाई d पाई। ये बात आप लोगों को समझ में आई? एक पी पाई हुआ और दो पी पाई डी पाई हुए। एक पी पाई हुआ। अरे समझ में आ गया क्या? एक पी पाई क्यों बोला? हाइब्रिड स्टेट देखो बच्चों, इसकी sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है, तो एक पी तो पड़ा है ना। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये देखो बच्चों, ये SO2 है। बताओ SO2 में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ क्या है? SO2 में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ क्या है? आपको दिख रहा है बच्चों, दो सिग्मा एक लोन पेयर, दो सिग्मा एक लोन पेयर दिख रहा है, तो हाइब्रिड स्टेट sp2 है बच्चों, sp2। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? एक तो होगा पी पाई और एक होगा पी पाई डी पाई। होगा, होगा, बोलो बच्चों, कंफर्म होगा बच्चों? हो गया बेटा? हो गया? चलिए ये बताइए, ये मेरे पास XeO3 है। इस XeO3 की स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड है? पी पाई है या पी पाई डी पाई है? बच्चों आप ध्यान दो, बहुत सिंपल है। अब पहले हाइब्रिड स्टेट निकाल दो, पहले हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल दो। क्या आ रही है? इसकी हाइब्रिड स्टेट आ रही है sp3। इसमें क्या हो जाएगा? 3p पाई डी पाई। हो जाएगा क्या? हो जाएगा? हो जाएगा बच्चों। sp3 है तो तीनों ही p पाई डी पाई होंगे ना, तीनों ही p पाई डी पाई होंगे। अच्छा, बोलो बच्चों, ये CO2 है मेरे पास। CO2 में ये जो पाई बॉन्ड है वो कौन से हैं? CO2 में जो पाई बॉन्ड है वो कौन से हैं? देखो बेटा, ये sp है, ध्यान दीजिए, इसमें 2p पाई p पाई है क्या? अरे बच्चों समझ में आया है क्या? पी पाई तभी हो सकता है जब उसमें हाइब्रिडेशन क्या हो, या तो sp हो या sp2 हो और पाई बॉन्ड हो, या तो sp हो या sp2 हो और उसमें पाई बॉन्ड हो। ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना? नोट कर लिया यहां तक? नोट कर लिया बच्चों? देखो, पी पाई बॉन्डिंग तभी पॉसिबल है जब हाइब्रिडेशन या तो sp हो और sp2 हो और कोई पाई बॉन्ड हो। आप बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये कार्बोनेट आयन है, तो कार्बोनेट आयन में ये जो पाई बॉन्ड है वो कौन सा है बताओ? कार्बोनेट आयन में ये जो पाई बॉन्ड है वो कौन सा है? आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इस कार्बन की एवरेज स्टेट आ रही है sp2, तो पी पाई हो सकता है, और क्या है ना? हाँ बताओ बच्चों,
अगर मैं ये बोलूं इस बोरोन का sp2 है, इस बोरोन का sp2 है, तो क्या इसमें कोई पी पाई बॉन्ड है क्या? पी पाई बॉन्ड है क्या? अरे बच्चों इसमें पाई बॉन्ड ही नहीं है तो मैं कैसे बोल दूं, है ना? फिर देखो ये मेरे पास बेंजीन है बच्चों, है बेटा? अब बताओ इसमें कितने कार्बन की हाइड्रोक्साइड sp2 आती है? कार्बन की हाइड्रोक्साइड sp2 आती है, आती है बच्चों, बोलो। तो इसमें कितने पी पाई है? 3 पी पाई है। वेरी गुड युवराज सिंह चौहान, क्या बात है बच्चों, क्लियर हुआ? बच्चों क्लियर हुआ? तो ये बताओ बच्चों, ये मेरे पास, अब बच्चों बताओ इनमें क्या है, आप बताइए। हाँ वेरी गुड। अनुपम सा के में क्या हो गया, कार्बन की हाइड्रोक्साइड sp2 है ना, ये 3 दिख रहे हैं ना, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 पाई बॉन्ड नहीं दिख रहे तेरे को? हाँ भैया देखो, यहाँ अगर आप देखो तो सल्फर की हाइड्रोक्साइड है sp3, सारी सल्फर sp3 वाली है क्या? चेक करो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो अपन क्या बोलेंगे, इसमें देखो कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 पी पाई डी पाई बॉन्ड है, 6 पी पाई डी पाई बॉन्ड है ना? इसमें भी देखो बच्चों हर फास्फोरस के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब यहाँ पर भी क्या होगा आपका sp3, इसमें क्या है 4 पी पाई डी पाई बॉन्ड है, 4 पी पाई डी पाई बॉन्ड है बच्चों, क्लियर है क्या? बोलो बच्चों क्लियर है क्या? तो बच्चों आइडेंटिफाई कर लोगे पी पाई डी पाई बॉन्ड, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे पी पाई डी पाई बॉन्ड, कहीं कोई दिक्कत नहीं? बोलो बच्चों। अरे बेटा के में, बेटा एक बात बता, के में पी पाई डी पाई कैसे आएगा, सारे कार्बन ही तो है, कार्बन तो सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड में तो डी ऑर्बिटल ही नहीं होता, तो पी पाई डी पाई कैसे आ जाएंगे? अगर दोनों एलिमेंट जिनके बीच में बॉन्ड बना हो दोनों ही सेकंड पीरियड के हैं तो उनमें तो डी आ ही नहीं सकता ना, सारे कार्बन sp2 वाले हैं कि नहीं है? ये था सार से समझ में आया?
कार्बन सेकंड पीरियड का है। अब आपको डी के लिए थर्ड पीरियड का एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा ना, थर्ड का तो इसमें कोई है ही नहीं। अगर आपके पाई बॉन्ड बनाने वाले दोनों एलिमेंट सेकंड पीरियड के हैं तो उसमें तो कभी हो ही नहीं सकता पी बाई डी बाई, तो उनके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है। यथार्थ सार से समझ में आया? आगे सुने बच्चों। चलो तो अपन बच्चों आगे मूव करते हैं। हेडिंग डाला एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज। एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज, है ना। किसी स्पीसीज का एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस की बात अपन करते हैं बच्चों। तो देखो बेटा सुनो, देखो जैसे बच्चों ClF3 ClF5 मिलता है, ClF7 नहीं मिलता। SF6 मिलता है लेकिन SCl6 SBr6 नहीं मिलता। हमें AlF6 -3 मिलता है लेकिन AlCl6 -3 और AlBr6 -3। इसी तरह से देखो बच्चों, जैसे आपके पास PF6 माइनस मिल जाता है, PCl6 माइनस मिल जाता है, लेकिन PBr6 माइनस या Pi6 माइनस नहीं मिलता। लाइकवाइज जैसे PCl5 PF5 PBr5 ये मिलता है लेकिन ये नहीं मिलता। आपको IF7 मिल जाता है लेकिन आपको ICl7 IBr7 ये नहीं मिलता। आपको ये मिल जाता है SiF6 -2 लेकिन SiCl6 -2 SiBr6 -2 SiI6 -2 ये नहीं मिलते। अब ये क्यों नहीं मिलते, इसका रीजन क्या है वो अपने को सीखना है। क्यों नहीं मिलते, इसका क्या रीजन है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। क्यों नहीं मिलते उसी को अपने को एक्सप्लेन करना है। तो पहले नोट कर लिया बच्चों, ये एग्जिस्ट करते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते, इसका रीजन अपन समझते हैं। का रीजन अरे बेटा आर्यन विष्णु यही तो बता रहा हूं यार। अब देखो बच्चों कैसे समझो, इसका रीजन समझाता हूं मैं आप लोगों को। रीजन समझना, जैसे देखो बच्चों मैं कह रहा हूं कि SiF6 ये एग्जिस्ट करता है, इसका नेचर में एग्जिस्टेंस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला एग्जिस्ट करता नहीं है। क्यों नहीं करता उसको समझ लिया आप। देखो आप मुझे बताओ बच्चों, फ्लोरीन और क्लोरीन में से साइज किसका बड़ा है? क्लोरीन एंड क्लोरीन में से साइज किसका बड़ा है? क्लोरीन का बड़ा है। तो क्लोरीन का साइज बड़ा है बच्चों, ये तो इसकी मान लो रेडियस है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस रेडियस के अलावा मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में एक रेडियस और पढ़ाई थी, याद है क्या?
इस रेडियस के अलावा मैंने आपको एक रेडियस और पढ़ाई थी, वंडरवॉल रेडियस पढ़ाई थी, याद है? तो आप लोगों को जैसे पता होगा ना, जैसा आप मान लीजिए गाड़ी खड़ी करते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं तो दो गाड़ियों के बीच में कुछ स्पेस छोड़ना पड़ता है ना। अरे दो गाड़ियों के बीच में स्पेस छोड़ना पड़ता है। आपकी गाड़ियां चल रही तो दो गाड़ियों के बीच में थोड़ा स्पेस होता है कि बीच में कहीं कोई कोलिजन ना हो जाए, कहीं कोई टक्कर ना हो जाए। अब देखो बच्चों, ये तो उसका नॉर्मल साइज है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि इसको ये फ्री स्पेस चाहिएगा। अरे चाहिएगा ना। आपके पास जैसे मान लीजिए आपकी कोई फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर के साइज का अगर मैं उतना बॉक्स लेके उसमें फोर व्हीलर डाल दूं तो अब उसके बोलो बच्चों, आप उसके गेट खोल पाएंगे? फोर व्हीलर के गेट खोल पाएंगे क्या? विंडो उधर जाएगा ही नहीं। तो कुछ फ्री स्पेस चाहिए ना, हर एक को चाहिए। तो अब देखो बच्चों क्या होगा कि जैसे ये क्लोरीन की बात करें तो यहाँ क्या होगा, यहाँ इनकी वंडरवॉल रेडियस एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप करने लगी। और जैसे ये वंडरवॉल रेडियस इनकी ओवरलैप करने लगी, सिस्टम क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा क्या? हो जाएगा? ये बात समझ में आई? तो लिखो बच्चों, लिखो व्हेन साइज ऑफ लेटरल एटम्स, व्हेन साइज ऑफ लेटरल एटम्स when size of lateral atoms is larger, is large, size of lateral atoms is large, then 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 more number of then more number of large size lateral atoms cannot be arranged cannot be arranged around central atom due to repulsion, around central atom due to repulsion, because 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 there is overlapping, because there is overlapping because there is overlapping of van der Waals radius, because there is overlapping of van der Waals radius of two adjacent atoms. In this way, system becomes unstable. In this way, system becomes unstable. ठीक है? In this way, system becomes unstable. When size of side atom or lateral atoms is large, then more number of large size atoms cannot be arranged around the central atom.
because there is overlapping of van der Waals radius of two adjacent atom and in this way system becomes unstable. ठीक है बच्चों, ठीक है, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है बच्चों। चलो अब देखो बच्चों सुनो, एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, और जहां पर भी आप देखो बड़े साइज के ना वहां वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा बताओ ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, तो आप साइज के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, अपन और देखते हैं बच्चों, एक रीजन और समझाता हूं मैं आपको। देखिए ये मेरे पास एग्जिस्ट और ये नॉन एग्जिस्ट, SF2 और आपको पता होगा H2S एग्जिस्ट करते हैं, SF4 एग्जिस्ट करता है, SF6 एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपने कभी देखा बच्चों SH4 SH6 नहीं करता। इस तरह से देखो बच्चों PCl3 PCl5 PH3 ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन PH5 कभी एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं करता। इस तरह से देखो बच्चों सुनो, आपको पता होगा IF एग्जिस्ट करता है, HI एग्जिस्ट करता है, IF3 करता है, IF5 करता है, IF7 करता है, लेकिन कभी भी आपका IH3 IH5 IH7 ये एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते बच्चों, आप समझा सकते हो क्या? रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं, रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं? वेरी गुड राहुल आरती शर्मा, वेरी गुड बेटा। देखो बच्चों सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये पहले नोट कर लिया आप लोगों ने, ये आप लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, आप लोगों को मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद है क्या? एक मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पढ़ाया था क्या? पढ़ाया था। तो देखो बात को सुनना बच्चों ढंग से, देखिए बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये मेरे पास TS है, ये 3P है, ठीक है, और ये 3D है। देखो यहाँ ये डिफरेंस है इतना, और यहाँ ये डिफरेंस इतना है, ठीक है। एक बार मैं 3P इससे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे ये बोलूं कि आप यहाँ खड़े हो, ठीक है बच्चों, और आपको यहाँ जंप करके जाना है, तो आप जा सकते हो? आप यहाँ से यहाँ जंप करके आराम से जा सकते हो, जा सकते हो बच्चों। लेकिन अब देखो, अब आप यहाँ खड़े हो और आपको कह दिया कि आपको इतना जंप करना है, जो आपकी रेंज से बाहर है, जो आपकी रेंज से बाहर है, तो क्या आप जंप करके जा सकते हैं? यहाँ तो चलो डिस्टेंस कम है, मान लीजिए आपको कहे कि भैया आपके 1 से 2 फुट आपको जंप करना है, कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा जंप नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, अरे नहीं हो सकता ना। अब देखो बच्चों, जब अपन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं तो पहले अपन क्या करते हैं, 3p के इलेक्ट्रॉन को 3d में भेजते हैं, 3p के इलेक्ट्रॉन को 3d में भेजते हैं, फिर 3s के इलेक्ट्रॉन को 3d में भेजते हैं। तो इसके और इसके बीच में तो डिफरेंस काफी बड़ा हो जाएगा ना, इसके और इसके बीच में तो अगर डिफरेंस काफी बड़ा है तब तो जंप कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। समझ रहे हो क्या मेरी बात, मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ, समझ रहे हो? लेकिन अगर यही ऑर्बिटल थोड़ा पास में आ जाए, पास में आने का मतलब साइज छोटा हो जाए, अगर यही ऑर्बिटल पास में आ जाए यानी साइज छोटा हो जाए, तो बोलो वो जंप करके जा सकता है? ये अगर थोड़ा पास में आ जाए, यहाँ आ जाए,
तो जंप करके जा सकता है क्या? समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रही है क्या? पास में आने का मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं बच्चों इसको। साइज पहले ये था, ये पास में आ गया, यानी ये क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। साइज को कॉन्ट्रैक्ट किया, छोटा कर दिया, तो आप आराम से जंप करवा सकते हो ना। तो अब बात को समझना बच्चों, देखो अगर मान लो मैं कहता हूं कि सल्फर के साथ मैंने एक बार तो ये जोड़ रखा है फ्लोरीन, सल्फर के साथ मैंने फ्लोरीन जोड़ रखा है। सल्फर की एन होती है 2.5, फ्लोरीन की होती है 4। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, पक्का कंफर्म? बोलो बच्चों, खींचेगा क्या? अब मुझे बताओ कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आती, बोलो बच्चों क्या होगा? साइज रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब साइज रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? अरे पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था ना, जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो साइज रिड्यूस होता है। पॉजिटिव चार्ज आने से साइज रिड्यूस होता है, पता है क्या? बोलो। और अगर मान लो यहाँ पर ये इस तरह से देखो बच्चों, इसकी एन 2.1, इसकी 2.5, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इस कंडीशन में यहाँ क्या हो जाएगा? साइज आपका राइज हो जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आई? यहाँ साइज रिड्यूस हो गया, यहाँ साइज राइज हो गया। साइज राइज होने का मतलब ये डी और दूर चला गया। अरे साइज बड़ा होने का मतलब डी और दूर चला गया ना। बोलो, छोटा साइज होगा तो आपके पास आया, बड़ा साइज हो गया तो दूर चला गया ना। तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों, साइज को छोटा कौन कर पा रहा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? साइज को स्मॉल रिड्यूस कौन कर पा रहा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कर पा रहा है ना। हाइड्रोजन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो तो नहीं कर पाएगा ना। नहीं कर पाएगा ना। अरे नहीं कर पाएगा ना। तो अब देखो बच्चों, अगर मान लो ये इस तरह से हो जाए कि ऐसे ऐसे आ जाए, इस तरह से ये पास में आ जाएगी, इस कॉन्सेप्ट को अपन नाम देते हैं बच्चों डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आया? आया बच्चों? तो लिखो, फटाफट लिखो, फिर फ्री करते हैं आपको। बच्चों समझ में आया क्या? हाइड्रोजन के केस में तो पहला वाला है, और फ्लोरीन के केस में ये हो गया, पास में ले आया फ्लोरीन, इनको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया इसको। अरे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ना। ठीक है बच्चों, when En of lateral atom, when En of lateral atom, when En of lateral atom is more, when En of lateral atom is more, then it can cause, contraction, in d orbital, contraction in d orbital. So energy difference, so energy difference, so energy difference between orbitals, decreases, between orbitals decreases, and electron can be excited easily, and electron can be excited easily, and electron can be excited easily. Electron can be excited easily. When En of lateral atom is more, then it can cause contraction in d orbital, and in this way energy difference between orbitals decreases,
and electron can be excited easily. आगे लिखो, hydrogen cannot cause effective contraction. Hydrogen can cause effective contraction due to its large size. Sorry, due to its less En. Due to its less En. Hydrogen cannot cause effective contraction. Hydrogen cannot cause effective contraction due to its less En. So excitation of electron. So excitation of electron. So excitation of electron is not possible. Is not possible in the presence of hydrogen. In the presence of hydrogen. Hydrogen cannot cause effective contraction due to its less En. Due to its less En. So excitation of electron. So excitation of electrons is not possible in the presence of hydrogen. ठीक है बच्चों? तो अब देखो बच्चों, हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अब देखो बेटा, कल से आपकी जो भी क्लास होगी उसमें मैं पहले आप लोगों को लिंक भेजूंगा बेटा, ठीक है ना? आपको लिंक से ही शेयर करना है, लिंक से ही क्लास ज्वाइन करेंगे। ये आईडी वाला हटाते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बीच में घुसपैठ करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज लिखते हैं, ठीक है ना? तो कल से मैं आप लोगों को लिंक भेजूंगा। अगर किसी कोई बच्चा किसी ग्रुप में नहीं है तो पहले बता दे, वो ग्रुप में ऐड हो जाना, ताकि आपको लिंक मिल जाए, ठीक है ना? और कल कोई छुट्टी नहीं है। चलो ठीक है बच्चों, ओके।